वेरी नाइस। मोनिका जी नहीं अवेलेबल है, मोनिका जी वृंदावन में है, सो शीतल इज गोना टेक द चार्ज ऑफ। Whether she said yes or no. वो ग्रुप में हमने बता दिया था। शीतल नोट ऑलरेडी। नहीं नहीं, वो तो ये बताया था, एम आई ज्वाइनिंग और नॉट, एम आई टेकिंग चार्ज नहीं बताया था। नहीं हमने जब आपको मोनिका जी से नहीं बात हमने होगी। हमने आपको बोल दिया था कि आपका स्वागत है। ओके, दैट मीन्स दिस। ओके। That means this. एक सेकंड, या So I'll share it. I hope you are available and you will be able to take up that. हाँ, आई एम जस्ट, Too या early to आई It's ask. एम, fine even if you say no, गिव मी अ मिनट। आपको लेना ही नहीं नहीं, इसीलिए गिव मी अ मिनट। आप निकालो पेज, उस पे मैंने कहा लगाओ। वेलकम है और अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है साथ में। बिल्कुल, थैंक यू। So this This is karmic connection. I think they have joined for the first time. 559 yesterday. 559 page number. आसनिया का ना हो मुझे लगता है, क्योंकि आसनिया ने ज्वाइन किया था, फिर नाम नहीं पता। I don't think so. आई Let them introduce themselves. Hi, a karmic connection. If हाय आसन्या। I know that. मैंने कहा ना, यही कैसे हो आप? हम बहुत बढ़िया। लॉन्ग टाइम नो सी, कितने सी। आई नो, थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस चल रहा था, टाइफाइड हुआ था तो इट वाज लाइक थोड़ा सा रेस्ट मोड था। अच्छा, अभी कैसे हो? रिकवरी कैसी चल? परफेक्ट परफेक्ट। नाइस। तभी तो 7 बजे तो ध्यान आ गया, अच्छा मैसेज आया है, नहीं तो पहले मैसेज ही नहीं दिख रहे थे। चलो, आज ना, आज हम गए थे यहाँ डिस्कोर्स जो रिट्रीट चल रहा है फॉर दिस। मैंने कहा मंजिल जी को फिर हमारी ब्लेसिंग। मंजिल, आसनिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मंजिल आसन्या। नाम है ना? आसन्या। अच्छा अच्छा। आसनिया जी कैसा था को, रिट्रीट? जी की इट्स गोइंग वेल। 3 दिन का है, आज फर्स्ट डे था, कल भी था। अच्छा। फर्स्ट डे नहीं था, डे 1 आज ही था। तो कल देयर वाज अ डिस्कोर्स एंड द मेडिटेशन, सो वी अटेंडेड दैट आल्सो। और आज आज फाइनल था। फुल फुल डे का था आज। आज फर्स्ट वाह। डे, 2 दिन और है। इट्स गोइंग वेल। 5 डेज। सॉरी, 5 डेज का था। 3 days. 3 days. तो 3 डेज। डे थ्री 1 डेज आज शुरू है, कल तो एक इनिशियल टॉक इंट्रोडक्शन जैसे था, इवनिंग के 2 आवर्स का। तो वी अटेंडेड, आई एंड पीयूष वर देयर। और आज जो डे 1 शुरू है, तो पीयूष और सॉरी ये सुनैना और मैं आज गए थे। अच्छा, वेरी गुड। तो या कुछ मस्ट हैव बीन वेरी ब्लेस्ड विद द एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। गुड। कल वाला भी बहुत अच्छा था, आज वाला भी। आज डिस्कोर्स तो हम अटेंड नहीं कर पाए, वी हैड टू कम बैक, क्योंकि अभी डिस्कोर्स का टाइम है। अच्छा। बट कल का डिस्कोर्स के मैंने जो पॉइंटर्स थे, आई ऑलरेडी शेयर्ड इन द ग्रुप। तो ग्रुप में शेयर मैंने कर ही दिए थे। बहुत अच्छा था कल का। पर वो सारे तीनों करने होते होंगे ना, जैसे आज का भी, कल का भी, परसों का भी। वो उसमें ना पूरे पूरे दिन किए, फ्रॉम 7 to 8 PM। तो ओह, 7 AM। या 7 AM to 8 PM। वेरी गुड। तो हम लोग इतना लंबा बच्चे हैं, तो इतना ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हम कर पाए, मतलब वी वेंट देयर बाय, ना व्हाट टाइम डिड वी गो? आई थिंक वी वेंट देयर बाय 12-12:30। अच्छा अच्छा। सो इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी दैट यू नीड टू डू इट फ्रॉम 7 to 8 ओनली। इट ओके। इट इज, बट हमने मैम से पूछा था कि मैम हम आ जाए। मतलब इतना लंबा बच्चों की वजह से नहीं हो पाएगा। तो मैम ने बोला कि फिर जितना ज्यादा से ज्यादा कर पाते हो आओ। उन्होंने कहा कि अभी भी आप शाम वाला हम मिस, लेकिन वी हैड टू, या वी केम बैक। जितना हो जाए उतनी ब्लेसिंग है बस, क्या टेंशन। या सो वी अटेंडेड। आज भी टॉक था, मेडिटेशन थी, हाउसंग टेक्निक का क्रिया कराई हमें, एनर्जाइजिंग एक्सरसाइजेस प्लस मेडिटेशन। इट वाज गुड, या अच्छा था। नाइस। All right, let's get back to our chapters. Is my screen visible to everyone? Uh, यस। कहाँ गया मेरा स्क्रीन इधर से? Right. Sheetal, if can you see that? हम्म। तो ये इसी पेज पे है, मैंने अपना विचार प्रकट किया।
ओके, दिस इज चैप्टर 36, बाबाजीज इंटरेस्ट इन द वेस्ट, वही है ना? हाँ जी। ओके, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। मैंने अपना विचार प्रकट किया। महाराज, मैं सुदूर अमेरिका और यूरोप में रहने वाले प्रमुख पाश्चात्य वैज्ञानिकों के बारे में सोच रहा था, जो यहाँ जमा हुए अधिकांश लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। जनरली हमें लगता है कि वेस्ट बहुत इंटेलिजेंट है। वही थॉट्स इनके भी दिमाग में आ रहे थे कि वो, हमें लगता है कि वो वैज्ञानिक, वो साइंटिस्ट हैं, वो रिसर्चर्स हैं। तो अमेरिका और यूरोप के जो रहने वाले वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं, उनकी इनको ध्यान आई और उन्होंने सोचा कि ये तो हमसे कहीं अधिक बुद्धिमान होते हैं। तो वे अलग अलग धर्मों के अनुयायी हैं और इस प्रकार के मेलों के वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ है। Just give me a minute. सो वास्तविक महत्व से अनभिज्ञ है। तो यहाँ जब कुंभ मेले लगते हैं और यहाँ की जो इस साल हमने देखा है कि कितनी दुनिया से लोग आए हैं। इससे पहले जब ये बुक लिखी गई है या जब ये बात हो रही है और मेले का टॉपिक चल रहा है कि मेले मेले में जो माहौल होता है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, वो पाखंड समझते हैं, कोई कैसा समझता है। और ये बात भी मानी जाती है कि वो लोग क्योंकि इंटेलिजेंट और स्क्रीन आप सेट करो तब तक, तो वो इस ढंग से एक प्रोजेक्शन है उनकी उनकी एक ऐसी छवि है, एक ऐसी इमेज है कि वो रिसर्च करेंगे, लॉजिक बताएंगे, तब कहीं उन बातों का प्रमाण देंगे और सारी दुनिया फिर मानेगी। तो उनको इन मेलों के वास्तविक महत्व का नहीं पता, ऐसा बताया जा रहा है कि भले ही वो सारे धर्मों के लोग होंगे वहां, यही वे लोग हैं जिन्हें भारत के सिद्ध पुरुषों से मिलने से बहुत लाभ हो सकता है। नाउ दे आर द वंस जो बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि वो इस कल्चर के रूट लेवल पे नहीं जुड़े हुए। जो यही पला बड़ा है इंडिया में, उसको ये सब चीजें सुनने या देखने को मिलती रहती हैं, कहीं ना कहीं नजर आ जाती हैं, या बातों में या बड़ों से या किसी ना किसी तरह से वो शायद इसका महत्व समझते हो और इसका बेनिफिट उठा ले। पर ज्यादा जरूरत उनको है जिनको इसका, कहते हैं ना, भनक भी नहीं लग रही, उनको टच भी नहीं हो रही। तो उन्हें तो ये बहुत ही ज्यादा लाभ दे सकती हैं चीजें। ये इस तरह के सिद्ध पुरुषों का मिलना जुलना उन लोगों के लिए, सोचो कितनी बड़ी आई ओपनर सिचुएशन होगी अगर उन्हें कोई बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उनको रियलिटी से सच बताए कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, हम हु एम आई का जवाब उन्हें मिले, उनको पर्पस मिले। तो आगे बोले कि परंतु बौद्धिक उपलब्धियों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत होते हुए भी अनेक पाश्चात्य लोग अत्यंत भौतिकवाद के आखंड डूबे हुए हैं। यानी कि मटेरियलिज्म, उनको एक मटेरियलिज्म की होड़ में है, जिसको देख देख के अब शायद पाश्चात्य को देख देख के यहाँ के भी लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि कैसे हम चीजों को मटेरियलाइज करें, और मैनिफेस्टेशन जैसे वर्ड्स पे आ गए हैं। मैनिफेस्टेशन को अगर आप तोड़ो या मैनिफेस्ट वर्ड को समझो तो उसका मतलब यही है कि स्पिरिचुअल रेल्म से चीजें मटेरियल रेल्म में उजागर कर लेना, फिजिकल रेल्म में मिल जाना, पा जाना। यानी कि भेड़ चाल हो गई कि मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, पैसा मिल जाए, दौलत मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ये सब मटेरियलिज्म ही है। यानी कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में ढूंढ क्या रहे हो? भौतिक सुख। क्यों? क्योंकि लेम्बोर्गिनी आ गई है तो भाई रॉयल्स रॉयस आ गई है, ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं। तो वो जो भौतिकवाद है वहां इतना फैला हुआ है, जब उन्हें ये चीजों का पता चलेगा तो उन्हें इससे लाभ होगा इस तरह के मेलों में ऐसे सन्यासियों से मिलके, क्योंकि वो मटेरियलिज्म से हटके भी नीचे से ऊपर की जर्नी देख पाएंगे। वो ऊपर से नीचे की तो कर पा रहे हैं, और वो ऊपर को क्या समझते हैं? लॉजिक या साइंस। वो सोचते हैं साइंस ने ये बताया तो हमने ये बनाया। वो ये नहीं समझते कि ये साइंस को चलाने वाला भी कोई ऑपरेटर है, वो परम ब्रह्म है, वो परम तत्व है। उसको वो अभी नहीं डिकोड कर पा रहे, तो ऐसे लोगों को फायदा होगा। अच्छा, ये क्या भूमिका बन रही है? ये बताया जा रहा है कि बाबा जी का इंटरेस्ट क्यों था वेस्ट में। वाई डिड ही वांट कि वो युक्तेश्वर जी के थ्रू परमानंद योगानंद जी को तैयार करें, और उन्हें तैयार करके ईस्ट और वेस्ट के मिलन के लिए माध्यम बनाए, उन्हें वहां भेजा जाए। ये सब वो इस चीज को जो है ना प्रूफ करने की यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेट हो रही है। पहले बताया जा रहा है कि वेस्ट इन चीजों से अनभिज्ञ है, उसे जरूरत है। तो यहाँ ये उनका भला करने के लिए कर रहे हैं, अपनी यहाँ का डंका बजाने के लिए नहीं भेज रहे कि जाओ और इंडिया का नाम बड़ा करके आओ। नो, वो इंटेंशन नहीं है। भाव सेवा का ही है, भाव सर्विस का ही है। तो अन्य कुछ ऐसे हैं जो विज्ञान और दर्शन शास्त्र में विख्यात हैं।
यानी कि उनको दर्शन शास्त्र को अगर हम कहें तो फिलॉसफी कह सकते हैं, साइंस और फिलॉसफी। सो कुछ लोग उन चीजों में आगे हैं, परंतु धर्म की मूलभूत एकता को नहीं मानते, रिलीजन नहीं समझते वो, कि रिलीजन की एक्चुअली एग्जिस्टेंस क्या है वो नहीं समझते। तो उनके धर्म ऐसे दुर्लभ बाधाएं बन चुके हैं जो उन्हें हम लोगों से सदा के लिए अलग कर सकते हैं। अगर वो इन चीजों को नहीं समझेंगे और बिल्कुल ही अपनी भौतिकवाद में जिएंगे, तो वो हमसे हमेशा के लिए अलग रहेंगे। फिर हमारा कभी मीटिंग पॉइंट ही नहीं आएगा, हम लोग के कल्चर्स कभी एक दूसरे के साथ जिसे कहते हैं ना, मैरी नहीं हो सकते, इंटरकनेक्ट नहीं हो सकते। यहाँ वाला वहां नहीं जी पाएगा, वहां वाला यहाँ नहीं जी पाएगा। मगर आज की डेट में देखो, लोग बाहर भी जाके अपना बसा रहे हैं, आपको मिनी पंजाब वहां है, मिनी इंडिया वहां है, ऐसे ऐसे करके हम कहते हैं ना, सब लोग सब जगह पहुंच पा रहे हैं। इवन वेस्टर्नर्स यहाँ आके रल मिल जाते हैं, इवन शादियां हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें इन्हीं महापुरुषों के द्वारा कहीं ना कहीं ब्रिज बन चुके हैं। तो बाबा जी का मुखमंडल प्रसन्नता से चमक उठा जब ये बातें हो रही हैं। उन्होंने कहा, मैंने जान लिया था कि तुम्हें पूर्व और पश्चिम के समान रूप से रुचि है। कुछ लोग होते हैं वेस्टर्न फिलोसफी से भी प्रभावित होते हैं, उनका रिसर्च में घुसना, ये चीजें बात उनको लॉजिक बताना उनको ज्यादा मान्य लगता है, कहता है रिलीजन तो पाखंड है। तो ऐसे लोगों के लिए ही इनको लगा कि जब इन्होंने स्वामी करके बुलाया, उनको ये भी लगा कि मैं इसको पहले से ही स्वामी इसके अंदर ढूंढ के या मान के बैठा हूं कि इसको स्वामी बनना है। और क्योंकि इसको दोनों तरफ रुचि है, पूर्व में भी और पश्चिम में भी समान रुचि है, बायस्ड नहीं है, जितना ये इधर मानते हैं उतना उधर भी अप्रिशिएट करते हैं। तो समस्त मानव जाति के लिए व्याकुल होने वाले तुम्हारे अंतःकरण की व्यथा को मैंने पहचान लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हारा मन ही पढ़ लिया और मन की व्याकुलता भी पढ़ ली। आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है अगर आपका गुरु जान जाए तो आपको शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना पड़ता। आपकी आंखें पढ़ लेते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। और गुरु तभी एक्चुअल गुरु होते हैं हमारे, कि आपके बोले बिना जो आपको समझ जाए, वो आपको ईश्वर के पास पहुंचाने का मार्ग तो बता ही देगा। तभी कहते हैं ना, गुरु से ही आपको प्रभु मिलते हैं। वे आगे कहते गए कि पूर्व और पश्चिम को कर्म और आध्यात्मिकता से मिलकर बना सुवर्ण मध्य मार्ग स्थापित करना होगा। एक ऐसा गोल्डन पाथ, एक मिडिल पाथ, जो स्पिरिचुअलिटी को यूज करके ईस्ट और वेस्ट को कंबाइन करेगा। यानी कि ईस्ट और वेस्ट को मिलाने का अगर कोई रास्ता है तो वो एंटरटेनमेंट, सिनेमा, मूवीज, म्यूजिक इंडस्ट्री, क्रिकेट और रग्बी, सॉकर, शायद ये कम हो, लेकिन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर एस्टेब्लिश हो गया ना, तो लोग रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे, कहते हैं ना, जड़ों से जुड़ जाएंगे एक साथ। वो एक गोल्डन मिडल पाथ बन जाएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा आपको स्थापित करना होगा, वो गोल्डन मिडिल पाथ आपको ही बनाना होगा। भौतिक विकास में भारत को पाश्चात्य जगत से बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि अगर आपको मटेरियल डेवलपमेंट करनी है तो आप वेस्ट से सीखो, वो उसमें आगे निकल चुका है, टेक्नोलॉजी में भी, मटेरियलिज्म में भी। तो वो भारत को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां से। तो गिव एंड टेक का प्रोसेस होगा, सिर्फ हम उन्हें कुछ सिखाने नहीं जा रहे, हम लेने भी जा रहे हैं। तो साइकिल वही पूरी होती है। तो जगत से बहुत कुछ सीखना है और बदले में भारत सभी द्वारा अपनाई जा सकने वाली ऐसी विधियों का ज्ञान दे सकता है जिनसे पाश्चात्य जगत अपने धार्मिक विश्वासों को योग विज्ञान की अटल नींव पर स्थापित कर सकता है। तो जब भारत कुछ सीख के आएगा तो देने के लिए वो ऐसी चीज जा रहा है जो यूनिवर्सल लेवल पे यूज की जा सकती है। उन मेथड्स को वेस्ट में यूनिवर्सली यूज किया जा सकता है। किस तरह से? जब लोगों के विश्वास जो है, उनके जो बिलीफ है, और खासतौर से रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक विश्वास, वो ऐसी फाउंडेशन पे टिके हों जो विज्ञान है, जो योगा है, जो योगा साइंस है। अगर आप यौगिक साइंस की नींव पे किसी चीज को कोई बताते हो जाके, तो वो लोग तो रिसर्चर हैं, दिमाग लगाने वाले लोग हैं, तो उनको उसके पीछे की योग साइंस पता चलेगी, तो वो जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट कर पाएंगे। उनको एक्सेप्टेंस देने का मतलब है उनको लॉजिक बताना। यानी कि इस क्रिया योग में वो साइंस है जिसको बताकर उन्हें मनाया जा सकता है कि ये वर्थ यूजिंग है। तो इसीलिए उनको साइंटिफिक तरीके से ये चीज इंट्रोड्यूस की जाए, ये चीज बताई जाए, और फिर वो
गिव एंड टेक का सिलसिला दोनों तरफ पॉजिटिव हो और पॉसिबल हो, सबसे बड़ी बात। स्वामी जी, आपको पूर्व और पश्चिम के बीच भविष्य होने वाले सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान में एक भूमिका निभानी है। अब वो उन्हें स्वामी जी करके ही बुला रहे हैं कि इन दोनों कल्चर्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा उसकी वही स्टार्टिंग जो है वो रोल तो आपको ही प्ले करना है। कुछ वर्षों बाद मैं आपके पास एक शिष्य भेजूंगा जिसे आप पश्चिम में योग का ज्ञान प्रसारित करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। यहाँ पे योगानंदा जी की बात हो रही है, उनको हिंट दे दी गई थी, रादर डिस्क्लोज ही कर दिया गया था कि कुछ वर्षों बाद एक ऐसा शिष्य आपके पास आएगा जो इंस्ट्रूमेंटल होगा इस काम को पूरा करने के लिए, जिसकी ट्रेनिंग आपके अंडर होगी। आप ही को उसको ट्रेन करना है कि वो बाहर जाए, वेस्ट में जाए और वहां योग का ज्ञान का प्रसारण करे और फैलाए उस चीज को। वहां के अनेक मुमुक्षुओं के ज्ञान पिपासु स्पंदन बाढ़ की भांति मेरी ओर आते रहते हैं। मैं अमेरिका और यूरोप में संत बनने योग्य अनेक लोगों को देख रहा हूं जिन्हें जगाए जाने भर की देर है। वो देख पा रहे थे कि ये वो स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस है जो एक, जो कहते हैं ना, फ्लड की तरह, बाढ़ की भांति उनको दिखाई दे रही थी। वो पर ये चीजें देख पा रहे थे कि वहां पे भी ऐसी सिद्ध आत्माएं हैं जो इस चीज की एक भूख है रखते हैं, वो जिज्ञासा रखते हैं, वो नीड में भी है और वो इतने पोटेंशियल है उनमें उनमें वो एक्चुअली उस चीज को डिजर्व करते हैं, वो योग्य है। वो इन चीजों को संत बनने के योग्य सिर्फ ईस्टर्न लोग नहीं है, वेस्टर्न लोग भी ऐसे हैं जो इन चीजों को डिजर्व करते हैं। तो वो उस चीज से वंचित क्यों रहे? उस भाव से वो कह रहे हैं कि मैं वहां पे भी संत बनने लोग, योग्य लोग देख पा रहा हूँ और बस उन्हें जगाने की देर है। यू नीड टू जस्ट अवेकन देम, दे आर वेटिंग टू बी अवेकन। एक होता है ना सोते हुए बच्चे, कोई बैठा बैठा पढ़ाई कर रहा है और टेबल के सामने उसको ध्यान ही नहीं, आंखें बंद हो रही हैं, बंद हो रही हैं, या एक ही जगह एकटुक आंख दीवार को देखे जा रही है, देखे जा रही है। मम्मी दूसरी तरफ से आई और उन्होंने हिलाया कि तुम पढ़ रहे हो या कहाँ देख रहे हो, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? फिर उसे लगता है अच्छा 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 मैंने तो पढ़ना था। तो ये वो वाली सिचुएशन हो जाती है कि आप योग्य तो हो, आप डिजर्विंग हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप पढ़ाई कर सकते हो, पर अभी आपका ध्यान ना एकदम से टिक सा गया है, एक स्टैग्नेंसी से आ गई है कि अब इससे आगे क्या जाऊं। तब ऐसा कोई गुरु आए और आपको झंझोड़ दे कि नहीं ये सीखो, क्रिया योग सीखो, जानो खुद को, जानो प्रभु को और उस यूनियन को जियो। तब ऐसा लगता है कि आपकी अवेकनिंग हुई है और सारे वर्ल्ड में ऐसे कई लोग मिल जाएंगे तो ये चीज सिर्फ ईस्ट के पास ना रह जाए। नेक्स्ट पेज। अपनी कथा के इस बिंदु पर पहुंचते ही श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी पूर्ण दृष्टि मेरी ओर घुमाई। तो ये चैप्टर एक्चुअली उन्हीं की मुख से निकला हुआ विवरण है, उनका एपिसोड है कि वो बता रहे हैं परमहंस योगानंद जी को, श्री युक्तेश्वर जी बता रहे हैं कि मेरे टाइम पे मैं बाबा जी से कैसे मिला था, मेरा क्या एक्सपीरियंस था, मेरी क्या पहली मीटिंग थी, ये सारी कहानी थी। तो अब यहाँ पे वो उनके ऊपर दृष्टि घुमाते हैं और कहते हैं, मेरे पुत्र, चांद के उज्जवल प्रकाश में मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, तुम ही वह शिष्य हो जिसे मेरे पास भेजने का वचन बाबा जी ने कई वर्ष पहले दिया था। तो वो इतने सिद्ध हो चुके थे कि वो उस शिष्य को पहचान गए और आज उसे बता भी रहे हैं कि बाबा जी ने तुम्हारे लिए ही मुझे प्रॉमिस की थी कि तुम्हें भेजेंगे, यू आर द चोजन वन। मतलब ये सुनकर तो वैसे ही बंदा ओवरवेल्म हो जाए, आंखें ही भर आए कि ये मेरे लिए देखो कोई वेट कर रहा है, कितनी भाव विभोर बात है। या मेरे को एक पर्पस के लिए मेरे पहुंचने से पहले चुना गया है, मुझे पता भी नहीं कि मैं इस चीज के लिए चुना गया हूं और आज उन्हें बताया जा रहा है। तो आगे वो खुद ये बता रहे हैं कि उनका क्या भाव था। यह जानकर मुझे अत्यंत हर्ष हुआ कि स्वयं बाबा जी ने मेरे कदम श्री युक्तेश्वर जी की ओर मोड़ दिए थे। फिर भी अपने प्रिय गुरु से और आश्रम की सादगी युक्त शांति से दूर पाश्चात्य जगत में अपने होने की कल्पना करना मेरे लिए कठिन था। आसान नहीं था उस आश्रम को छोड़ना, उस चीज के लिए जिसके लिए वो सोच सोच के भागते थे बचपन से कि मैंने तो हिमालय पे जाना है, चलो हिमालय नहीं तो आश्रम में भी रह के उनको सुकून मिला। ये तो उनको दूर दूर तक नहीं पता था कि वो वेस्ट चले जाएंगे, मतलब ईस्ट उनसे छूट जाएगा, इंडिया उनसे छूट जाएगा। ये बात उनको थोड़ा सा ना एंजाइटी दे रही थी, उनको कुछ ना कुछ डिफिकल्ट लग रहा था कि कैसे होगा, मुझे कैसे करना है, आई डोंट नो। कहते हैं ना, हमें कई बार पर्पस पता होता है पर वाई तो पता होता है, हाउ नहीं पता होता।
तो इनका भी अभी वही हाल है कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगा। ये कल्पना करना ही मेरे लिए अभी कठिन है कि मैं इस शांति से दूर कैसे जाऊंगा। शांति से दूर पाश्चात्य जगत लिखने का मतलब समझ रहे हैं कि हम ये भी मान रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड शायद मुझे अशांत कर दे, या मैं वेस्टर्न वर्ल्ड को अशांत पाऊं, वहां मुझे शायद शांति ना मिले, तो इस आश्रम की सादगी ना मिले। मटीरियलिस्टिक होड़ में लोग मुझे जो दिखेंगे वो चकाचौंध दिखेगी, उस तरह का जीवन का मैं आदी नहीं हूँ। मैं एक संत बनने आया हूँ और मैं एक आश्रम का स्टूडेंट हूँ। पता नहीं है मेरे लिए ये कौन सी लाइफ में, कहते हैं ना कि पानी में फेंक दो स्विमिंग सीख जाओगे। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा टेस्ट है, चैलेंज है। बट ऑब्वियसली वो प्रिपेयर किए जा चुके थे उस चीज के लिए। तो श्री श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी बात जारी रखी। फिर बाबा जी भगवत गीता के बारे में बोलने लगे। युक्तेश्वर जी वापस इन्हें अपने बारे में बताने के बाद फिर अपनी कहानी बता रहे हैं कि अब बात आई भगवत गीता की बाबा जी के मुख से, जो उन्होंने युक्तेश्वर जी को बताई। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब प्रशंसा के कुछ शब्दों से उन्होंने स्पष्ट संकेत दे दिया कि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि मैंने गीता के कुछ अध्यायों पर टीका लिखी थी। युक्तेश्वर जी ने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे, कुछ उनके तरफ से भी पब्लिश हुआ होगा भगवत गीता के ऊपर, इंटरप्रिटेशंस लिखी थी कि उन्होंने उस अध्याय का क्या मीनिंग निकाला, तो ऐसी चीजें उनकी छपी थी। तो उन्होंने इनडायरेक्टली हिंट दे दिया कि चलो मैं गीता की बात करता हूँ तुमसे। क्यों? क्योंकि तुमने तो अध्ययन किया है। तो इनडायरेक्टली वो गुरु होते हुए जानते थे कि युक्तेश्वर जी ने गीता पे इंटरप्रिटेशंस दी हैं, तो दिस इज एन एरिया ऑफ हिज इंटरेस्ट। ये वो चीज है जो इनको रुचि, जिसमें ये रुचि भी लेंगे और अपना कहीं ना कहीं एक एनालिसिस कर पाएंगे कि हाँ मेरे दिमाग में जो था और अब जो मैं बाबा जी से सुन रहा हूँ कितना तालमेल है उसमें। आपको एक वैलिडेशन मिल जाती है अपने थॉट्स को जब आपका गुरु उस चीज के बारे में कोई बात करता है। तो अब आगे वो कह रहे हैं मेरी आपसे विनती है स्वामी जी कि आप और एक काम को हाथ में ले ले। परम गुरु ने कहा। कितने प्यारे, मतलब उनकी एड्रेस करने का स्टाइल देखो। वो खुद परम गुरु बाबा जी हैं और वो रिक्वेस्ट टोन में अपने युक्तेश्वर जी से बात कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है स्वामी जी। शब्दों में कितनी हम्बलनेस है कि आप एक काम और हाथ में लें। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू, ऐसा उनका मतलब स्टाइल ऑफ स्पीच था। क्या आप हिंदू और ईसाई धर्म ग्रंथों में निहित एकता पर एक छोटी सी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मतलब एक ऐसी छोटी सी पुस्तक लिखो जिसमें क्रिश्चियन और हिंदू स्क्रिप्चर्स का बेसिक जो उनकी यूनिटी है वो दिखाई दे कि ये भी भिन्न नहीं है। ठीक है, ये पंथ अलग हो गया लेकिन इसकी जो बेसिक यूनिटी है वो मैं उजागर करूं। ऐसा उनके अंदर एक थॉट डाल दिया, एक बीज डाल दिया कि क्या आप ऐसी पुस्तक नहीं लिखेंगे? मनुष्यों के धार्मिक मतभेदों के कारण उनकी मूल एकता पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हर कोई धर्म पे लड़ रहा है, कोई ये नहीं कह रहा कि मूल एकता है। देयर इज कॉमन, मतलब ऊपर के डिफरेंसेस आपके होंगे, वो तरीकों में होंगे, बट एट द बेस रूट लेवल पर बहुत चीजें पैरेलली सेम है। उन चीजों पे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा। तो समानार्थी उदाहरणों को प्रस्तुत कर यह दिखा दीजिए कि ईश्वर के सभी ज्ञानी पुत्रों ने एक ही सत्य का उपदेश दिया है। कि युक्तेश्वर जी आप ऐसा कुछ लिखें जिससे ये बात प्रमाणित हो जाए कि इस धर्म में भी ये बात निकल के आई, उस धर्म में भी ये निकल के आई, सब चीजें एक ही चीज बता रही हैं। फिल्म्स लाइक ओ माय गॉड, जिसमें परेश रावल जी बताते हैं कि ये पढ़ने के बाद मैंने ये नतीजा निकाला कि ईश्वर एक है। क्योंकि जिसने एक्चुअली उस फिल्म का जो राइटर भी रहा होगा ना, उसने एक्चुअली उन फ्रेजेस को, उन वर्सेस को, उन जो भी श्लोकों को अध्ययन करके उस स्क्रिप्ट में, ढांचे में डालने के लिए वो मेहनत की होगी, वो रिसर्च की होगी, तब जाके वो मैसेज मासेस को पहुंचाना था उन्होंने फिल्म के माध्यम से। तो ये रिसर्च करी है अगर किसी ने, तो सोचो उनसे भी पुराने रिसर्चर कौन रहे हैं। युक्तेश्वर जी को खुद ये दामोदार दिया गया कि आप कुछ कॉमन चीजें लिखो जो कि लोगों को समझ में आए कि द ट्रुथ इज द सेम। सेम है, सत्य का उपदेश एक ही है। सारे ज्ञानी पुत्रों ने, मतलब जीसस भी है तो वो पुत्र है ईश्वर के, वो खुद ईश्वर नहीं है। वो प्रॉफिट है, वो मैसेंजर ऑफ गॉड माने जाते हैं। तो क्रिश्चियनिटी से भी ये बात निकलेगी कि ऊपर तो कोई और ही है, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है। और वो भी हमें वही राह दिखा रही है जो हिंदू धर्म दिखा रहा है। तो प्लीज उसकी कॉमनैलिटीज निकालो, उसकी पैरेलल्स निकालो और उसके बारे में क्यों ना आप एक पुस्तक लिखो। मैंने झिझकते हुए कहा, महाराज आपने ये कैसा आदेश दे दिया?
क्या मैं इसे पूर्ण कर पाऊंगा? ठीक है, एक नए काम पे हर किसी को सेल्फ डाउट आता है, और उन्हें भी आया। उनको लगा कि ये तो पता नहीं मैं कर पाऊं, मतलब एक पता लग जाता ना कि मेरा प्रभु मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गुरु ने जो मुझसे एक्सपेक्टेशन दिखाई है, मैं उस पे खरा उतर सकता हूँ या नहीं। क्योंकि वो भाप लेते हैं कि इनकी एक्सपेक्टेशन का बार कितना ऊंचा है। मतलब इन्होंने क्या ही मुझसे उम्मीद रख ली कि क्या। ये बहुत गहरी बात है कि दो ग्रंथों का या दो धार्मिक मतभेदों का आप यूनिटी निकाल पाओ। तो उनको अपने ऊपर डाउट हो गया कि क्या मैं अपने गुरु की हर एक्सपेक्टेशन तक मीट कर पाऊंगा कि नहीं। तो बाबा जी ने मधुर हंसी हंसकर दिलासा देते हुए कहा, बेटा, यह संदेह क्यों? सचमुच यह सब किसका कार्य है, और कौन सब कार्यों को का करता है? प्रभु ने जो भी मेरे मुंह से कहलवाया है, उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्यम भावी है। सिंपल गीता से नहीं जोड़ दिया उन्होंने फिर से, कि डाउट क्यों करते हो, शंका क्यों करते हो? किसका काम है ये? प्रभु का काम है। करने वाला कौन है? तुम सोच रहे हो तुम कर रहे हो? ये तो स्वयं प्रभु खुद कर रहे हैं। ना कोई मरता है, ना कोई जीता है, ना कोई मारता है, ये बातें बोली गई है ना गीता में। यानी कि करने वाला, कृष्ण जी कहते हैं कि खाटू श्याम जी ने कहा लड़ने वाले भी यही थे, लड़ भी यही रहे थे, मर भी यही रहे थे, मार भी यही रहे थे, ये सब तो खुद ही कान्हा ही कर रहे थे। तो वही बात यहाँ पे लिखी आ गई है कि तुम्हें किसका डाउट है? यू आर डाउटिंग योर केपेबिलिटी, बट हु आर यू? तुम खुद कुछ हो ही नहीं। ये सब जिसका कार्य है, करने वाला करता भी तो वही होगा। तुम्हारे अंदर थॉट्स भी वही डालेगा, तुम्हारे हाथों में वो जो लिखाई आएगी वो भी देने वाला वो लॉर्ड है। तो जब सब कुछ कर रहा है वो, तो तुम ना श्रेय लो, ना ब्लेम लो, ना डाउट लो। ये जो डाउट आ रहा है हमें, अपनी लिमिटेड कैपेबिलिटीज का आ रहा है। मैं सक्षम नहीं हूं शायद, पर मैं तो मैं हूं ही नहीं। ये जब मैं जान जाऊंगा कि मैं तो मैं ही नहीं हूं, करने वाला कौन है? ये किसका, बहुत गहरी लाइन है ये। यह किसका कार्य है? यह सब किसका कार्य है, और कौन सब कार्यों को करता है? सोचने वाला पॉइंट है, कौन करता है? मैं नहीं कर रहा हूं। प्रभु ने जो भी मेरे मुंह से, अब बाबा जी भी कह गए हैं कि मेरे मुंह से भी जो कहलवा रहा है, उसका सत्य बनकर साकार होना अवश्यम भावी है, वरना मेरे मुख से ये स्वर नहीं निकलते। यानी कि बाबा जी की कैपेसिटी में भी अगर मैं कुछ हूं, तो मैं उससे भी ऊपर अगर सुप्रीम कॉन्शियसनेस को कुछ मानता हूं, तो उन्होंने ये बुलवाया ही इसीलिए, बिकॉज इट इज सपोज टू हैपन। ये अवश्यम भावी है, ये होना है, इसीलिए वो मेरे मुंह से निकलवा रहे हैं। इस पे डाउट की गुंजाइश ही नहीं है, खत्म ही कर दी गुंजाइश। तो इंसान, पता है, जब डाउट में होता है तो वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढता, वो प्रॉब्लम के इर्द गिर्द भटक जाता है। लेकिन जब उसे कंफर्म्ड हो कि मैंने पेंसिल उठा ली, तो लकीर तो मैं मारूंगा ही। अगर वो छिली हुई पेंसिल मिल गई ना मेरे हाथ में, और मेरे हाथ में है, तो डाउट ही नहीं है कि वो पेंसिल चलेगी। तो फिर इंसान क्या करेगा? पेंसिल को कागज पे रगड़ेगा ही रगड़ेगा। यानी कि जैसे कहते हैं ना, कान्हा जी के कदमों में मुरली आप वो कर दो अर्पण, तो उन्होंने बजानी तो बजानी ही है, क्योंकि मुरली चीज ही ऐसी है, उन्होंने छोड़नी नहीं, उन्होंने उठा के बजा ही लेनी है। तो लोग मुरली चढ़ाते हैं उनको। तो वही बात हो गई कि अगर भगवान ने मेरे मुख से निकलवाया है, विच मीन्स इट इज डीम्ड टू हैपन, इट इज डेस्टिन्ड टू हैपन। तो जब हम डाउट नहीं करते तो हम क्रिया करते हैं। जब हम क्रिया करते हैं तो हमारे हाव क्लियर होते हैं। जब हमारे हाव क्लियर होते हैं तो हमारा वाई मजबूत होता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये जो हाउ है ना, ये सब कॉन्शियस आपके सामने रास्ते पे उजागर कर रहा है। आपको ढूंढने नहीं है कि ये मैं कैसे करूं, कैसे करूं, कैसे करूं। ये कैसों के डाउट से हम बाहर आ जाते हैं। बस करना चालू कर दो, एक के बाद अगली सीढ़ी खुद ब खुद दिख जाएगी। कैसे करूं में हम स्टेप ही नहीं लेते, फर्स्ट ही नहीं कदम उठाते। भूल जाओ आगे जाना। तो फर्स्ट स्टेप उठाने के लिए, मतलब पहली बार हमने अगर स्क्रिबल किया होगा पेंसिल से, तो हमें क्यों ये हिम्मत आई, या पहली बार साइकिल कैसे चलाई? क्योंकि किसी ने कहा ये चलेगी ही चलेगी। ये पेंसिल है भाई, ये लकीर खींचेगी ही खींचेगी। डेस्टिन्ड टू हैपन वाली कन्विक्शन दे दी ना, कॉन्फिडेंस आ गया। तो जब भी आप जीवन में कॉन्फिडेंस से घबराए ना, मेरे को इस काम को करने में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मान लेना कि ये अगर किसी ने किया है तो ये पॉसिबल है। और अगर मेरे दिमाग में थॉट आया है करने का, तो भगवान ने डाला है, बिकॉज ये अवश्यम भावी है। वरना भगवान मुझे ये थॉट नहीं देते। अगर मुझे थॉट दिया है तो मेरे से करवाने के लिए दिया है। अब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और डाउट कम होगा।
आगे पढ़ते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि उन संत महाराज के आशीर्वाद से मुझ में वह काम करने की समर्थता आ गई थी, अतः मैं पुस्तक लिखने के लिए सहमत हो गया। आ गई ना समर्थता, योग्यता मिल गई, अपने अंदर सक्षम हो गए आप, क्योंकि उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया, इस कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हुए, तुम कर लोगे, क्योंकि ये तो होना ही है, ये तो डेस्टिन्ड है भाई, तुम कर लोगे। जब कोई आपको इतना कन्विक्शन दे जाता है, तो आपको लगता है कि फिर तो मेरे को अग्री ही करना है ना, सहमत ही होना है, फिर मैं क्यों ही डिसअग्री करूं, डाउट करूं। तो वो कहते हैं मैं सहमत हो गया। तो उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, सहमत तो होना ही था। तो वो कह रहे मेरे को, फिर मैंने अपनी सहमति उनसे शेयर की। विदा होने का समय आ गया है। विदा होने का समय आ गया, यह जानकर मैं अनिच्छा पूर्वक अपने पार्नसन से उठा। अब उन्हें पता चल गया कि अब इट्स टाइम टू पार्ट अवे, और अपनी सीट से वो उठे। तुम लाड़ी को जानते हो? संत ने पूछा। वह महान आत्मा है ना? उसे हमारी इस भेंट के बारे में बता देना। फिर उन्होंने मुझे लाड़ी माशे के लिए एक संदेश दिया। अद्भुत लीलाएं चल रही हैं, मतलब लाड़ी माशा जी और बाबा जी जो टेलीपैथिकली कनेक्ट हो सकते हैं, जो एक बार उन्हीं की बहन के सामने प्रकट हुए एक प्रतिबिंब, मतलब एक लाइट फॉर्म में, एक माउंटेन की केव के अंदर जब उनकी बहन आई तो सारे वहां प्रकट हुए, तीन चार लाइट फॉर्म्स आ गई, एकदम ऑर्ब्स ऑफ लाइट। तो जो लोग इस तरह से कनेक्ट करते हैं, उनके लिए मैसेज भेजना मीन्स लीला करना, सिंपल लीला करना। तो यहाँ वो कह रहे हैं आप लायरी को जानते हो? तो वो कहते हैं हाँ, वो तो बहुत बड़े सोल है। और वो कह रहे हैं ठीक है, फिर उन्हें मेरा मैसेज देना। मतलब आपको माध्यम बनाया जा रहा है, प्योर लीला हो रही है यहाँ। युक्तेश्वर जी को माध्यम बना रहे हैं कि लाड़ी को जाके ना ये संदेश दे देना। अब क्या संदेश है? विदा लेने के लिए जब मैंने उनके चरण में भक्ति भाव से प्रणाम किया, तो वह कृपा पूर्वक मुस्कुराए। जब तुम्हारी पुस्तक पूरी हो जाएगी, तब मैं तुमसे पुनः मिलने आऊंगा, उन्होंने वचन दिया। अब हम चलते हैं। तो मैसेज जो दिया सो दिया, उसके साथ साथ उन्होंने हिंट दे दी कि देयर विल बी आवर नेक्स्ट मीटिंग। कब होगी? जब पुस्तक पूरी हो जाएगी। तो और कन्विक्शन दे गए कि पुस्तक पूरी जरूर होगी और मैं मिलने जरूर आऊंगा। अब मेरे को जाना है, अब हम चलते हैं बोलकर दूसरे दिन में प्रयाग छोड़कर काशी जाने के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गया। दूसरे दिन में प्रयाग छोड़कर, तो वो प्रयागराज में थे, तो वहां से वो निकले काशी जाने के लिए और ट्रेन में बैठ गए। अपने गुरु के घर पहुंचकर मैंने कुंभ मेले में अद्भुत संत से हुई अपनी भेंट की सारी कहानी सुना दी। और वहां जाके उन्होंने गुरु जी को बताया। गुरु जी मतलब लाड़ी महाशय जी। उन्होंने बताया कि मैं एक अद्भुत संत से, एक वंडरफुल सेंट से वहां मिला। तो अभी तक उन्हें नहीं मालूम कि वो किस संत से मिले, तभी वो उन्हें अद्भुत संत कह रहे हैं। ये हम आप बात कर रहे हैं, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें पता है, लेकिन अभी तक उनको यही पता है कि ये कुंभ मेले में है, पेड़ के नीचे एक संत मिला, उनसे ये भेंट हुई, ये वार्तालाप हुई, सब कुछ हुआ। अद्भुत संत की कहानी उन्होंने जाके अपने गुरु लाहरी माशे जी को सुना दी। अब वो बोले, ओ, तुमने उन्हें पहचाना नहीं? लाड़ी माशे की आंखों में हंसी नाच रही थी। अंदर से उन्हें पता है पहचाना नहीं। मैं देख रहा हूं कि तुम उन्हें नहीं पहचान सके, क्योंकि उन्होंने तुम्हें उन्हें पहचानने से रोक दिया था। वही मेरे अद्वितीय अलौकिक गुरु है बाबा जी। अब बंदा तो स्टंड रह जाए, ये क्या मैंने मतलब त्रुटि कर दी या ब्लंडर हो गया मुझसे, मैं बाबा जी को नहीं पहचाना, मेरे गुरु के गुरु को नहीं पहचाना। वहां पे ये बातें तो बड़ी अच्छी भाव विभोर लग रही थी कि कोई ऐसा कह रहा है, तुम्हें शिष्य भेजूंगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो किसके मुख से सुन रहे हैं। और लाड़ी माशे जी कह रहे हैं वो तो मेरे गुरु है। अच्छा, हंसी भी नाच रही है इनकी आंखों में, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई तुम्हारे साथ तो क्या हो गई, क्या फिरकी ले ली उन्होंने। मतलब बाबा जी ने तुम्हें बताया नहीं, उन्होंने खुद को रोक दिया। मतलब उन्होंने ये स्वांग रचा कि तुम उन्हें पहचान ना सको, उन्होंने ये लीला की कि तुम उन्हें पहचान ना सको। उन्होंने कहा वो मेरे अलौकिक गुरु हैं बाबा जी, ही इज द वन। तो आगे बोलते हैं बाबा जी, मैंने श्रद्धा और विस्मय से विभोर होकर कहा, योगी अवतार बाबा जी, दृश्य अदृश्य तारणहार बाबा जी। मतलब अब तो जितने एक्सक्लेमेशन दो कम है। काश यदि मैं अतीत को फिर सामने ला सकता और केवल उनके चरण कमलों में अपनी भक्ति अर्पित करने के लिए फिर एक बार उनकी उपस्थिति में हाजिर हो सकता। अब वो रिपेंट कर रहे हैं कि काश
ये लम्हा वापस आ जाए और मैं उन्हें उस पहचान के नजरिए से उन्हें देख सकूं, उस पहचान के नजरिए से उनके दर्शन कर सकूं, उस पहचान के नजरिए से उन्हें मतलब प्रणाम और पैरी पैना कर सकूं। तो ये अब उनके अंदर एक गिल्ट आ रहा है, उन्हें रिपेंट कर रहे हैं, वो एक भाव आ रहा है। वो कहते हैं कोई बात नहीं, लाड़ी मासी ने सांत्वना भरे स्वर में कहा, उन्होंने तुम्हें फिर से दर्शन देने का वचन दिया है, क्योंकि कहानी तो वो अभी बता ही चुके थे और वैसे भी वो लाड़ी मासा जी हैं, उनको पता है। तो उनको रिमाइंड करा रहे हैं कि भूलो मत, उन्होंने सेकंड मीटिंग पहले से ही बता दी है कि तुम्हें मिलेंगे जरूर। तो थोड़ा अश्योरेंस मिल गया, आश्वासन मिल गया। गुरुदेव, परम गुरु ने मुझे आपको एक संदेश देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा था लाड़ी को बताना, अब वो संदेश बता रहे हैं, लाड़ी को बताना कि इस जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बच गई है, लगभग समाप्त हो चुकी है। अब थोड़ा बम, उन्होंने अपने शिष्य के थ्रू अपने इस शिष्य को अपनी लाइफ खत्म होने का मैसेज दिया। कहानी बहुत ही सेंसिटिव हो गई। उन्होंने कहा कि लाड़ी महाशय जी को बताना कि शक्ति जो है ना, जीवन के लिए रखी गई शक्ति बहुत कम बच गई है, लगभग समाप्त हो गई है, मानो कोई कैंडल बिल्कुल क्षमा बुझने को आ रही है। अब सुन के तो डर लगेगा। लिखा है, मेरे मुंह से इन गूढ़ शब्दों के निकलते ही लाड़ी माशे का देह अचानक ऐसे कांप गई जैसे उन्हें बिजली छू गई हो। करंट लग जाता है ना, ऐसे वो एकदम कांप से गए। ये क्या मैं सुन रहा हूँ कि शक्ति कम बची है, लगभग समाप्त होने वाली है, ये मैसेज आया है मेरे लिए। तो लाड़ी माशे जी तो बिल्कुल कांप से गए, जैसे बिजली का करंट उनको दौड़ के मतलब लग गया हो, और पल भर में वह निस्तब्ध हो गए, मोशनलेस, बिल्कुल ऐसे मोशनलेस हो गए कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। बिल्कुल बोल नहीं पा रहे, उनका सदा मुस्कुराता चेहरा अत्यंत कठोर हो गया। स्टैच्यू से बन जाते हैं ना, काठ की मूर्ति की भांति गंभीर। नेक्स्ट पेज। काठ की मूर्ति की भांति गंभीर और निश्चल बनकर वे अपने आसन पर बैठे रहे, बिल्कुल इमूवेबल, बिल्कुल कलरलेस। उनके शरीर का रंग बिल्कुल उड़ गया, कलरलेस था। और मैं भयभीत और चकित हो गया। अभी तक इन्होंने उस चीज की गहराई नहीं समझी थी बताते वक्त। अभी तक उनको नहीं समझ आया कि उनका मैसेज किस तरह से परसीव हुआ है, कि शक्ति कम रह गई है। ये वाली बात मैं बोल तो गया हूँ, पर उनके रिएक्शन से समझ में आया कि मैं एक्चुअली क्या मैसेज लेके आया हूँ। तो उनका ये एकदम से दृश्य दिखा जब उन्हें, अपने सारे जीवन में मैंने कभी भी उस आनंद मूर्ति को इस प्रकार गंभीर होते नहीं देखा था। वहां उपस्थित अन्य शिष्य भी व्याकुल होकर उनकी ओर देखने लगे। वो इतने मोशनलेस और कलरलेस हो गए, जैसे चेहरे का रंग उड़ गया, शरीर बिल्कुल स्टैच्यू हो गया, बात करने के लिए एक्सप्रेशन नहीं, फेस एकदम सीरियस। आप अभी भी याद करें, जितना इस किताब में लाड़ी माशे जी की फोटोएं आई हैं, या आप कहीं ऑल्टर पे कहीं पे भी उनको देखे हैं, मुझे उनका एक ही चेहरा दिखता है जहां बड़े ही सी स्माइल है दाग दिखाती हुई। लाड़ी माशे जी की मैंने सेकंड कोई फोटोग्राफ नहीं देखी, एक ब्रॉड स्माइल वाली फोटोग्राफ देखी है। तो सोचो, फोटो में जिनका ये स्वरूप है, तो जिन शिष्यों का उनका विवरण ही यही दे रहे हैं, उनके बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, उन्हें कोई गंभीर देखता ही नहीं था। वो शिष्य में व्याकुल हो गए कि हम उनका कौन सा एक फॉर्म देख रहे हैं। उसी निस्तब्धता में 3 घंटे बीत गए और उनके शिष्य उन्हें देख रहे हैं, युक्तेश्वर जी उन्हें देख रहे हैं, वो हिल नहीं रहे, डुल नहीं रहे। समझ नहीं आ रहा उन्हें कौन सा करंट लग गया। फिर लाड़ी माशे की स्वाभाविक प्रफुल्लता लौट आई और उन्होंने वहां उपस्थित प्रत्येक शिष्य के साथ अत्यंत स्नेह के साथ बातचीत की। सभी ने चैन की सांस ली। कहते ना, अपने ही गुरु के साथ शायद मनोमन बात कर ली हो या कुछ अपने आप को समझाया हो, वो चीजें बाद में उजागर होंगी, पर फिर भी उन्हें 3 घंटे लगे अपने आप को नॉर्मेंसी में लाने में। कितना बड़ा मैसेज है ना इसके पीछे। हम ह्यूमन है, हम वो लोग हैं जो इन चीजों से अभी अभी हाल फिलहाल जुड़े हैं, मसा मसा जुम्मा जुम्मा जो कहते हैं ना, अभी जुड़े हैं। तो हमारे लिए लाइफ जब झटके देती है तो हम भी कैसे निस्तब्ध हो जाते हैं। टाइम लगता है बाहर आने में, किसी को साल लग जाता है, किसी को कुछ साल लग जाते हैं, किसी को महीनों, किसी को हफ्ते। और कोई कोई ग्रीफ ऐसे होते हैं जो आपको मतलब ओवरकम करने भी नहीं आते। ये तो महान आत्माएं हैं, इन्हें 3 घंटे लगे, तो सोचो हमारे लिए वो 3 घंटे 30 साल के बराबर भी हो सकते हैं। कई बार जीवन हमें इतने बड़े टेस्ट से
निकलवाता है। तो यहाँ मैसेज है कि उसके बाद भी जब आप रिवाइव करो, रिजिलियंट हो, आप अपने उस विल पावर को स्ट्रॉन्ग करो और वापस जब जागो, प्रफुल्लित होकर लौटो, उस लाइफ फोर्स को अपनी क्रिया की शक्ति से करो, जैसे भी करो, लेकिन जब भी लौटो ना अपने नॉर्मेलसी में, तो पुरानी अपनी बबली सी, अपनी जो अपने अंदर का चाइल्ड लाइक नेचर है उसे लेकर लौटो। मायूसी लेकर मत लौटो कि मैं तो अंदर से उदास हूँ, विक्टिम मेंटालिटी में हूँ, अब मैं वही बांटूंगा सबको, मैं परेशान हूं तो मुझसे तो प्यार की उम्मीद मत करो, मैंने तो डांट फटकार ही लगानी है। नहीं, अगर आप अंदर से उदास हो तो तब तक आप मेल मिलाप बंद कर दो। जब आप अपना प्रफुल्लित सेल्फ वापस लौटा पाओ तब बाहर बात करो, इंटरपर्सनल स्किल्स तब यूज करो, क्योंकि व्हाट यू आर वाइब्रेटिंग आउटसाइड, जो आप रेडिएट कर रहे हो, वो वाइब्रेशन दूसरों पे इम्पैक्ट हो रही है। हर कोई पानी से बना है। आपके मुंह से निकले हुए शब्द और आपके आसपास का ऑरा उनके पानी को हलचल में परिवर्तित कर रहे हैं। उनके अंदर का पानी इन्फ्लुएंस हो रहा है हमारी वाइब्रेशन से। तो अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में, जीवन में कष्ट में हो, दिक्कत में हो, परेशानी में हो और निस्तब्ध भाव से जी रहे हो, तो वो समय नहीं है अपने मेल मिलाप को बढ़ाने का। मगर वो समय ये भी नहीं है कि कुएं के मेंढक मेंढक बन के डिप्रेशन में चले जाओ, कमरे में बंद कर लो खुद को। वो समय है अपने अंदर का चाइल्ड ढूंढने का, अपने अंदर का जॉय वापस लाने का। तो जब इनको 3 घंटे लगे और उन्होंने वापस जब बातचीत चालू की, तो प्रत्येक शिष्य, वर्ड पे ध्यान देना चाहिए, उन्होंने हर वर्ड को चुन के यूज किया। यहाँ एक एक शिष्य के साथ उन्होंने अत्यंत स्नेह से बातचीत की, किसी को लेफ्ट आउट फील नहीं हुआ, क्योंकि सब डरे हुए थे। हर किसी को कंफर्ट पहुंचाया, सभी ने चैन की सांस ली। अपने गुरुदेव की उस प्रतिक्रिया से मैं जान गया कि बाबा जी का संदेश एक ऐसा निश्चित संकेत था जिससे लाड़ी महाशय ये समझ गए कि उन्हें जल्दी ही देह त्याग करना होगा। लाड़ी महाशय जी समझ गए कि जो कमी रह गई है, जो रोशनी कम हो रही है, या ये कहो शक्ति कम हो रही है, यानी कि देह त्याग का समय आ गया बाबा जी का। और उनकी भयंकर और गंभीर निस्तब्धता से यह प्रमाणित हो गया कि मेरे गुरुदेव ने तत्क्षण ही स्वयं को संयमित कर भौतिक विश्व के साथ उन्हें जोड़कर रखने वाली अंतिम डोर को भी काट दिया था, और वह परम तत्व के अपने नित्य स्वरूप में विलीन हो गए थे। बाबा जी का संदेश, उनका यह कहने का तरीका था, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। यानी कि जिन 3 घंटों में वो शांत मौन में थे, स्टैच्यू फॉर्म में थे, वो कहीं ना कहीं इस मटेरियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट उस डोर से डिस्कनेक्ट होकर वो उस परम तत्व के साथ विलीन थे। वो वहां कॉन्वर्सेशन में रहे होंगे या कुछ भी होगा, जिससे उन्हें ये अश्योरेंस मिला कि मैं उनकी उनके बाबा जी से ही उनको संदेश टेलीपैथिकली मिला होगा कि मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तब जाके वो नॉर्मल हुए। तो यही होता है ना, हम लोग तो अपने प्रभु को जानते नहीं, हमें गुरु नहीं मालूम अभी शायद सबको, या हमें नहीं मालूम हमारे भगवान हमें किस रूप में दर्शन देते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को, या कोई हमारा अपना वेल विशर ये कहता है ना, नहीं नहीं जो होगा अच्छे के लिए होगा, या भगवान तुम्हारे साथ है, हिम्मत रखो, तो ये सहारा ही हमें वापस नॉर्मल करता है। तो उनको यह सहारा उनके उन 3 घंटों में मिला जिसने उन्हें नॉर्मल किया। बाबा जी और लाहड़ी महाशय दोनों ही सर्वज्ञ थे और उन्हें एक दूसरे को संदेश भेजने के लिए मेरी या अन्य किसी मध्यस्थ की कोई आवश्यकता नहीं थी। फिर भी वह फिर भी महान आत्माएं प्रायः मानवीय नाटक में भाग लेने की कृपा करती हैं। तो यही वो लीला हो रही थी। उन्हें जरूरत नहीं थी इनके थ्रू मैसेज पहुंचाने की, बट वो इन चीजों को युक्तेश्वर जी को एक्सपीरियंस दिलवाना चाहते थे कि जब ये मैसेज लेके युक्तेश्वर जी बताएंगे लाड़ी माशा जी को, उनका ये रिएक्शन आएगा, फिर वो नॉर्मल होंगे। इसमें भी कोई सीख छुपी है, कोई मैसेज छुपा है। तो उनको नाटक रूप में भाग लेने के लिए यूज किया गया, उनको ये कैरेक्टर दिया गया। यदा कदा वे साधारण तरीके से किसी संदेशवाहक के माध्यम से अपनी भविष्यवाणियां संप्रेषित कर सकते थे, ताकि उन भविष्यवाणियों के साकार होने पर उनके बारे में बाद में जानकारी पाने वालों में ईश्वर के प्रति अधिक श्रद्धा जागृत हो सके। अगर वो टेलीपैथिकली कहते ना, तो लोग कहते हैं मन गढ़ंत बातें हैं, तुम कैसे बोल रहे। लेकिन क्योंकि उन्होंने ईश्वर जी को माध्यम बनाया, तो उन्होंने एक प्रूफ को सामने रखा कि लोग ना विजिबल चीजों को मानते हैं, जो उनके सामने प्रत्यक्ष होंगी वो उस पर जल्दी विश्वास करेंगे। इसीलिए उन्होंने इनको माध्यम बनाया कि मेरे थ्रू ही तो कहलवाया था, मैं इस चीज का साक्षात गवाह हूँ, मुझे पता है कि ये क्या बोला गया है। तो उनको पता है कि उनको यूज किया गया है, लेकिन वो इसीलिए कि अगर वो ट्रांसमिट होती ना चीजें, मैसेज अगर किसी दूसरे तरीके से,
तो लोगों का फेथ उतना वाइड नहीं होता, उतना गहरा नहीं होता, जितना इस तरह से लोगों का फेथ जागृत किया जा सकता है, श्रद्धा जागृत हो सकती है। जल्दी ही मैं काशी से चल पड़ा और श्री रामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। श्री युक्तेश्वर जी आगे कहते गए कि फिर उनको ड्यूटी दी गई थी ना कि आपको ये आर्टिकल्स भी लिखने हैं या ये बुक लिखनी है वगैरह वगैरह, तो उन्होंने वो काम रिज्यूम कर लिया काशी से श्री रामपुर पहुंचकर। सॉरी, काशी से वहां से हाँ चल पड़े और श्री रामपुर में बाबा जी द्वारा बताए गए शास्त्रों के लेखन कार्य में जुट गया। मैं काम शुरू ही किया था कि मुझे मृत्युंजय परम गुरु बाबा जी पर एक स्तोत्र रचने की प्रेरणा हुई। अब जब प्रेरणा आती है तो उसके पीछे समझ में नहीं आता कहाँ से आई, पर आपको टेलीपैथिकली कह लो, स्पिरिचुअली कह लो, जैसे भी कह लो, वो प्रेरणा आई कि मैं एक ऐसा कुछ पोयम कंपोज करूं जो मेरे इन डेथलेस गुरु, इन बाबा जी के लिए हो, जो उनको डेडिकेटेड हो। और तब उन्होंने अपना पेन उठाया और वो उनकी एक पोएट्री संस्कृत में जो कि एक्चुअली थी वो लिखी गई, जो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो आज काफी क्योंकि डीप मीनिंग्स और डीप मैसेजेस हैं, तो आई थिंक हम लोग बातचीत करना भी चाहेंगे। हार्डली 9 minutes लेफ्ट, but I'll pass on to Tushar. And thank you for giving me this lovely opportunity for a lovely reading today. Too deep and too profound. Thank you. I hope everybody enjoyed. Thank you so much, Sheetal, for थैंक यू doing शीतल, justice. बहुत बहुत थैंक यू। Yeah. और हमारी अपॉर्चुनिटी बताए, हम बहुत सौभाग्यशाली हो गए हैं कि हमारे को पहले मोनिका जी इतना अच्छा एक्सप्लेन करती है, फिर आप भी ऐसे ही आ गए हो, तो हम तो धनी धनी धन्य हो गए। Thank you. परफेक्ट, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भूमिका जी ने ही कह दिया। Thank you, but yes, definitely thank you, Sheetal, for doing justice every time you take up the opportunity. I mean, you perform and beyond words and beyond expectation, so beautifully explained every line and every word. Thank you so much. Yes, now this call is open for everyone to share their reflections, and I really encourage everyone to come on screen first, please. धीरे धीरे करके पॉपअप करेंगे। तो I didn't want to be just one person on the screen. I would want to see all the other lovely faces. Thank you, Asnia. I'm still waiting for other people so that we can start with sharing the reflections. ऐसा है, किसी को तैयार होने की जरूरत नहीं है, सब ऑलरेडी बड़े ब्यूटीफुल हैं जैसे हैं, जहाँ बैठे हैं। प्लीज कम ऑन स्क्रीन, अच्छा लगता है ना स्क्रीन पे फेसेस। या पीयूष, सपना जी, सुनैना जी। परमात्मा ने ऑलरेडी बहुत तैयार करके भेजा हुआ है, तो तैयार होने की क्या जरूरत है? He has made us. यस, The परफेक्ट soul में should भेजे। be ready. The body is irrelevant. मतलब in class. In class, that's right. That's right. Yes, anyone who would want to share, please go ahead. We would love to hear from you as well before we summarize and share. जिसको जो भी रिफ्लेक्शन ली, मेरे को सोनिया यादव, सोनिया वासुदेव has joined for the first time today, and she joined up and because this is her first class. Sonia, can you please come on screen? I don't know if it's comfortable for you. Welcome, Sonia ji. सोनिया जी, प्लीज डोंट हेजिटेट। आप हेजिटेट, बहुत लोग होते हैं ना कैमरा शाई होते हैं, मुझे ऐसे लगता है, जो शुरू में हम भी ऐसे ही थे। शुरू में हम भी यही कुछ ही थे। कोई नाम ले ले तो ऐसे हो जाता है, भाग लो, साइन आउट ही कर दो यहाँ से, निकल ही जाओ नेटवर्क वीक बोल के। तो Ma'am. हाय सोनिया, सोनिया कैन यू कम ऑन स्क्रीन एज वेल? Okay, ma'am. Just. हम भी बाबा जी के नाम और फेस को रिलेट करने वाली स्टोरी पढ़ के हटे हैं, तो हम भी चाहेंगे हम अपने सारे ऑडियंसेस का फेस और नेम रिलेट कर पाए। हाँ यार, मतलब पता नहीं क्यों सब कैमरा ऑफ करके, एटलीस्ट रिफ्लेक्शन जब शेयर हो रही है तब तो स्क्रीन पे आना चाहिए, और बनता भी है। Those who are not actively present here, उनके लिए तो समझ आती है, बट जो घर पे बैठे हैं, एक्टिव हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको तो स्क्रीन पे आना चाहिए। थैंक यू श्विंदर जी, थैंक यू सोनल। Yeah, and okay, yeah. So Sonia, I'm still waiting, so you can come. Sonia, क्योंकि फर्स्ट डे है तो शायद इनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट था टू अंडरस्टैंड व्हाट्स ऑल गोइंग ऑन। Yamini. Oops.
तो सोनिया को पता नहीं है, तो सोनिया को जो समझाना होगा वो आई टेक अप लेटर इन द कॉल। लेकिन दिस बुक सोनिया को, फिर मैंने, सोनिया लॉग आउट कर चुके थे तो फोटो लेके आ। वापस ज्वाइन करो, क्योंकि एंड में जो रिफ्लेक्शन टाइम है दैट इज रियली इम्पोर्टेंट। या थैंक यू सोनिया। तो रिफ्लेक्शन टाइम में हम लोग शेयर करते हैं, समराइज करते हैं, और सब अपना अपना टेक अवे जो रहता है उस पे बात करते हैं। और ये जो बुक है इसकी डिटेलिंग मैं आपको बाद में कॉल पे दूंगी, क्योंकि सबको पता है, सो आई डोंट वांट टू वेस्ट एवरीवन्स टाइम हियर। सो वील टेक अप अ कॉल लेटर अबाउट ये वाले सेशन किस चीज के हैं, कौन सी बुक है, क्या इंपॉर्टेंस है उस बुक की। But we really, everyone, we welcome you on this journey of spiritualization and self exploration. आज जो हम पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक बात आई थी कि उन्होंने कहा कि तुम इस काम के लिए सुनिश्चित किया गया है, तुम्हें इस चीज का दायरा सौंपा गया है कि तुम इस पे एक बुक लिखोगे। जो भी कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, तो मुझे उसके रिलेटेड याद आया कि दिस ऑल समराइजेज अबाउट फेथ एंड सरेंडर, जो मैं कल ही सुन के आई हूँ इसी डिस्कोर्स में। इनर पीस पे डिस्कोर्स जो था योगोड़ा सत्संग सोसाइटी का कल था, उसमें सेम ही बात चल रही थी। तो उसमें बता रहे थे कि पीस, मैंने वो सारा वैसे ग्रुप में शेयर किया है। तो उसमें जब बताया था दो चीजें थी कि फेथ और सरेंडर जो इतने इंपॉर्टेंट टूल है, अगर इफ यू सीकिंग पीस, तो आपको एक तो फेथ अपने गुरु पे, या जिस चीज को आप मानते हो, जिसको आप जिस भी शक्ति को जिस पे आप विश्वास रखते हो, उस पे कंप्लीट आपका फेथ होना चाहिए। जैसे परमहंस योगानंद ने कहा, क्या मैं इसके लायक हूँ, मतलब उनको डाउट आया, तो डाउट नहीं करना, पहली चीज ये कल भी आई थी। दूसरा, जब आप पे काम सौंप ही दिया, जैसे उनको भी काम सौंपा कि नहीं तुम कर ही लोगे, तुम इसके लिए करो जैसे भी, तो सरेंडर कर दो। ये भी कल ही बताया गया था, हालांकि पहले भी पढ़ा है, बट इट वाज लाइक अ रिवीजन। ये 3 दिन में रेगुलर मैं देख रही हूँ कि ये एक लेसन बार बार आ रहा है कि फेथ और सरेंडर की, जहाँ जिस शक्ति को आप मानते हो, जिस परमात्मा को मानते हो, उस पे फेथ कंप्लीट रखना है आपने, प्लस सरेंडर भाव से। इसी के रिलेटेड एक कल उसी डिस्कोर्स में एक छोटी सी स्टोरी थी विच आई वुड लाइक टू से, कि जो स्वामी जी वहां पे आए हुए थे, प्रेमानंद जी, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, आई एम सॉरी। लेकिन जो आए थे वो जब अपना डिस्कोर्स बता रहे थे, कहते जब मैं वहां पे रांची के आश्रम में गया अपनी शिक्षा के लिए, तो मुझे एक रूम, वहां पे जो भी शिक्षा लेने जाते हैं एक रूम अलॉट होता है उनको। अब तो 35 साल हो गए उनको वहां रहते। तो रूम अलॉट हुआ, तो जब मैं रूम में गया तो रूम में ना सांप ही सांप थे हर जगह। तो मैं डर गया, और कहते मैं वापस मैनेजर के पास आया रांची के, जहाँ पे वो आश्रम है उसके मैनेजर के पास, कि सी लाइक देयर आर स्नेक्स इन माय रूम। तो मैनेजर ने आगे से बोला कि दिस इज द ओनली रूम वी हैव। तो कहता सर देयर आर स्नेक्स इन द रूम। तो मैनेजर ने जवाब दिया दिस इज द ओनली रूम वी हैव। उसने तीसरी बार फिर बोला देयर आर स्नेक्स इन द रूम। तो मैनेजर ने फिर से कहा कि दिस इज द ओनली रूम। वो बार बार मैनेजर ये कह रहा था कि अगर ये अलॉट हुआ है, और अगर यहाँ स्नेक है, हमारे पास यही है, तुम फेथ और सरेंडर करके अंदर ले लो कमरा। तो कहते मुझे वहां समझ आई, जो वो बार बार मुझे कह रहा है कि उसको समझ आ रही है स्नेक, वो सुन रहा है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है कि यही कमरा है। तो कहता फिर मैंने वो कमरा, फिर मुझे समझ आई कि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ आ गए, अब पूरा फेथ और सरेंडर से यहाँ अपने आप को सरेंडर कर दो बिल्कुल। तो कहता फिर मैंने वो कमरा लिया, और वो जब वो कमरे में गए, कहते मैं फिर वैसे उन्हीं स्नेक्स के बीच में 8 महीने मैंने शिक्षा ली। वो कभी बेड पे वो होते थे, कभी मैं नीचे होता था, कभी वो बाथरूम में होते थे तो मैं बाहर होता था। देन ही वाज जोकिंगली सेइंग कि मुझे अभी जब मेरे को नहाना होता था तो आई वुड रिक्वेस्ट द स्नेक्स के प्लीज आप बाहर जाएं, मुझे नहाना है। एंड ही सेड फॉर 8 मंथ, और किसी स्नेक ने कोई तंग नहीं किया, काटा नहीं, कुछ इंजरी नहीं, कुछ नहीं। कहते मैं रहा, 8 महीने मैंने शिक्षा ली, और उसके बाद वो दीक्षित हो गए। और ऐसे तो देवर एम्फेसाइजिंग कि जिस भी चीज को जब आपने समर्पित कर दिया, तो पूरे कंप्लीट फेथ के साथ करो, और फिर अपनी बागडोर उनके हवाले सौंप दो। वो अपने आप देखेंगे कि, और फिर उनको उन्होंने एक चीज और बीच में बोली कि मुझे लगा कि ये मैनेजर बार बार मेरी बात सुन के बार बार यही चीज बोल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि परमहंस योगानंदा जी को पता है कि मैं यहाँ आया हूँ, ही विल टेक केयर ऑफ इट। आई नीड टू सरेंडर एवरीथिंग टू हिम, कि मैं यहाँ आ गया हूँ शिक्षा दीक्षा लेने, आप संभालो। और जब उन्होंने चूज ही एक कमरा ये मेरे लिए किया, तो मुझे ये मंजूर है। सो दिस वाज द स्टोरी ऑफ हैविंग फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर टू दैट पावर। दिस वाज ब्यूटीफुल, आई विच वांटेड टू शेयर।
या कि कल ही हुई और आज चैप्टर में भी आई, तो मुझे बड़ी रिलेटेड लगी कि यार ये कॉन्टिन्यूसली होता है ना। कई बार आप बार बार जो चीज सुनते हो वो आपके लिए लेसन वैसे भी एम्फेसाइज होके ही आ रहे होते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि ये चीज तुम भी फॉलो कर लो। यार अब ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड, यही है कि ब्यूटिफुली अगर आप एक्सप्लेन्ड त्रिशा। बिलीव कर वही है, बिलीव कर लो तो वो आपको डराती नहीं है बल्कि आपके साथ हो जाती है। बिल्कुल। वो भी आपको समझने लगते हैं। आप बिलीव करो तो सही कि आप खतरों में भी आते हो। खतरों में आप अपने आप को खतरों में समझते हो पर आप खतरों में होते नहीं हो। बिल्कुल। यस, ऐसे ही सो जैसे ट्रू। इन्होंने कहा लाड़ी महाशय को जैसे बताया, उन्होंने भी शीतल जी ने लाड़ी महाशय का बताया, हम्म। किसी से डर रहे थे पर वो उन्हें डराना चाह नहीं रहता। ऐसी स्टोरी आपने बताई तो यही बात है कि हम बस दुनिया में हैं, हम विश्वास नहीं करते उन पे, फिर भी काम कुछ भी करें थोड़ा विश्वास कमजोर हो जाता है तो फिर वही हमारे अंदर डर आ जाते हैं। हम्म। जहाँ विश्वास कमजोर होता है तो डर भी आ जाते हैं कई सारे। दैट्स ट्रू। यही बिल्कुल। कहना था। थैंक यू जी। थैंक यू भूमिका जी, बिल्कुल सही। एनीवन एल्स हु वुड वांट टू शेयर? Ashwinder ji, you want to share something? Ashwinder ji always comes with a very sweet smile. I love your smile, Ashwinder ji. थैंक यू। मेरा तो डॉग यहाँ पे बैठा वो भौंक रहा है, मैं कुछ कह ही नहीं पा रही हूँ। वो इज कुछ कहना चाह वांटिंग रहा मी टू बी विद हिम। है। वो वो कुछ मुझसे कहना बात चाह करना चाह। एक्चुअली मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि लाइफ हमारे ना एक हर्डल रेस होती है ना, उसकी तरह है। बिल्कुल। तो हमें हर्डल्स किस तरह से क्रॉस करके जाना है आगे, वो हमारे पर डिपेंड करता है कि हम किस ईज से को आने तो हैं हर्डल्स। चाहे हम्म। किसी भी तरह, चाहे आप कोई किसी की वो एक चैलेंज एक्सेप्ट करके करो या ना भी करो, हर्डल्स तो आने ही आने हैं। तो वो आप किस तरह से लेके चलते हो लाइफ में, वो हम्म। हमारे पर डिपेंड करता है। होली सोले हमारे पर ही डिपेंड करता है, हम अपने आप को कैसे प्रोग्रेस करते हैं लाइफ में। वेरी बस राइट, वेरी राइट। यही इससे रिलेटेड मैं आज सुबह एक है। पॉडकास्ट भी सुन रही थी, सेम था कि लाइफ में दो पेन और प्लेजर दो चीजें हैं। तो प्लेजर या कंफर्ट जो है वो आपको स्टेगनेंट कर देगा, आपको रोक देगा लाइफ में, आगे नहीं बढ़ने देगा। लेकिन जो पेन है उसका एकमात्र पर्पस होता है ग्रोथ, आपको ग्रो कराना। या तो वो लेसन दे के जाता है आपको, अगर अगर मतलब किसी भी लेवल पे आपको वो रेजिलियंट देगा, पावर देगा, ग्रोथ देगा, बुद्धि सद्बुद्धि देगा आपको। मतलब एक बार आप गिर गए, चोट लग गई, तो दोबारा गिरने से नहीं डरते। वो पेन का एक ही मकसद होता है कि आपको ग्रो कराना, मेंटली प्रिपेयर करना है, रेजिलिएंट बनाना। यस शीतल प्लीज। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। या शीतल। I didn't want to cut you. Finish if you want to complete. मुझे एक्चुअली ये याद आ रहा था, जब हर्डल बोलते हैं ना हम लाइफ को, बिकॉज मैं मेटाफॉर्स के बारे में भी पढ़ती हुई थी, मैंने अपनी किताब में भी लिखा हुआ है। तो वहां ये चीज कॉन्सेप्ट मुझे एकदम से हिट हुआ कि अगर आप लाइफ को हर्डल्स देखते हो कि एक रेस है और हर्डल रेस है, ये कंफर्म कर दिया आपने अपनी माइंड को, अपने सबकॉन्शियस को आपने ये एक इनपुट दे दिया कि मेरी लाइफ में अगर हर्डल रेस पे मैं भाग रही हूँ तो हर्डल्स आने जरूरी है। ऑब्स्टिकल रेस में ऑब्स्टिकल तो आने आपने तय कर दिए, डेस्टिनी में मान लिए। यानी कि आप जब नहीं आ रहे होंगे ना तो ढूंढोगे और इनवाइट करोगे कि आए, पहली चीज। दूसरी, आपने कहा उसके लिए हमारा नजरिया, हमारी तैयारी डिपेंड करती है ना कि हम कैसे ले उस चीज को। दो बातें हैं। पहली ये कि आप हर्डल किस तरह से पार करते हो, मींस आप फिजिकली पार करते हो तो आपके पास एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि आपकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, यानी कि आप अपनी बॉडी का बहुत अच्छा ध्यान रखोगे तभी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। यानी कि आपकी लाइफ में जब जब प्रॉब्लम आएगी ना, आपकी सेहत अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो मतलब आप प्रॉब्लम्स का सामना नहीं कर पाओगे, आप तैयार नहीं होगे। तो पहला हेल्थ कंसर्न्स को चेक करना। दूसरी चीज, अगर आपको हर्डल पार करनी है, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो ताकत से आप एक ऑब्स्टिकल कूद जाओगे ना, इसलिए ताकत चाहिए। तो यानी कि न्यूट्रिशन, हेल्थ, वो सारा एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी आज ही से रिलेट होता है, फेथ और सरेंडर। अगर आपने इनका हाथ पकड़ लिया, किसी भी एक प्रभु का आपने फेथ और सरेंडर से हाथ पकड़ लिया, उसी हर्डल को अगर आप नहीं पार कर पा रहे तो उन्होंने गोदी में पकड़ के उतार देना दूसरी तरफ, लिटरली। तो अगर आपने अपनी लाइफ का मेटाफोर ये माना है कि माई लाइफ और एटलीस्ट लाइफ इज अ हर्डल रेस, यू आर कंफर्मिंग हर्डल्स इन योर लाइफ एंड आई कैन वाउच कि अब तक आप काफी हर्डल्स देख चुके होंगे। आपकी लाइफ स्मूथ नहीं रही होगी क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट बोली है। सॉरी, मेरा कोचिंग मोड ऑन हो गया है, लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ, ये बोल देना गलत नहीं है। ये अंदर का भाव है ना जो लाइफ को इस नजरिए से देख रहा है।
तो आप कहो आती है मेरी लाइफ में हर्डल, वो छोटी छोटी वाली आती हैं, पेबल्स जिनको मैं कूद जाऊं। अपने हर्डल्स का साइज अपने मेंटल स्क्रीन पे छोटा कर दो, फिर देखो दौड़ेगी गाड़ी। और शुक्राना करना नहीं भूलना, क्योंकि उठा के चलाने वाला वही है, शरीर को दौड़ाने वाला वही है, एनर्जी हेल्थ वेल्थ सब चीजें देने वाला वही। हर हर्डल को पार करने के लिए क्या पता कहाँ क्या खर्चा करना पड़े। हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए, सरेंडर भी चाहिए, फेथ भी चाहिए। मगर अगर लाइफ आपकी हर्डल रेस है तो हर्डल्स को मिनिमाइज्ड देखना अपनी मेंटल स्क्रीन पे। और जरूरी नहीं कि बहुत सारी हर्डल्स का प्लूरल एस लगा दिया। हर्डल रेस थी, दो ऑब्स्टिकल आए पार हो गए, उनको ही नहीं आना। वो वाला अगर मान मान लिया ना तो कब पीछे रह गई हर्डल। अब तो इट्स अ जर्नी, अ लॉन्ग पीसफुल गोल्डन पाथ, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। एक तरफ फूल, मतलब फूलों की वो पूरे रास्ते हैं, दूसरी तरफ भी गोल्डन पाथ है, वेल्थ ही वेल्थ है। तो मेरे पास तो बैलेंस है, पीस है। आप अपने हर्डल्स कहो मेरे पास जितने आने थे खत्म हो गए। देखो हमारा इस बुक रीडिंग का ये भी कनेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो मुझे जहां अपॉर्चुनिटी लगती है कि मेरी शायद एक बात से किसी और का भला हो जाए, मैं वो कोशिश में कूद पड़ती हूँ और फिर तुषार का टाइम ले जाती हूँ। सॉरी, ओवर ब्यूटीफुली टू यू। एक्सप्लेन शीतल जी, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। No, no. थैंक यू, माय प्लेजर। We would love to hear you every time, Sheetal. Every time you speak up, these are always words of यस, wisdom. तो बहुत ही ब्यूटीफुल था। आई थिंक अश्विंदर जी, you would agree and connect with what she's डेफिनेटली। trying to वो say. एक्चुअली होता यही है हमारे साथ गुरु होना। तो वो सब हर्डल्स जो बस यही है कि निकल जाएंगे, वो हाँ, बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं। जब I'm हाथ sure. पकड़ा होता है तो एकदम से इतने रह जाते हैं, वो स्मूथ रास्ता होता है जैसे आपने बोला शीतल जी, I'm sure. बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। I'm sure थैंक यू आप सो मच। समझते तो यही होंगे। आपने मतलब एक ही लाइन बोली, दिमाग में आपके भी ये होगा कि मैं बिल्कुल, हर्डल एब्सोल्युटली, तो है ही, लेकिन उसको फेथ और सरेंडर से पार कर ही लेती हूँ। बिल्कुल, कैसे एब्सोल्युटली, निकलने का मतलब वही बिल्कुल। है, आप किसी चीज को, कोई भी एपिसोड या इवेंट को किस नजरिए से देखना चाहते हो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक दो बच्चे हैं, वो अलग अलग पेरेंट्स से मतलब पल रहे हैं। एक बच्चे को बहुत सारा स्ट्रगल दिखा है, तो उसको जो बहुत स्ट्रगल स्ट्रगल है वो नजर ही नहीं आ रहे होते, उसको देख नहीं रहे होते, बिकॉज ही इज यूज टू सीइंग दैट एंड फेसिंग दो स्टॉर्म्स एंड चैलेंजेस एंड फाइटिंग दोज ऑड्स। बहुत सारा मतलब उसने परिपक्व, बहुत सक्षम हो चुका होता है। एक वो बच्चा है बड़ा कंफर्ट में ही चल रहा है, तो उसको छोटा सा भी चैलेंज आता है तो उसको पहाड़ दिखता है। तो वो आपने, आपके पेरेंट्स ने या आपकी सराउंडिंग्स ने या आपने किसी चीज को किस नजरिए से देखा है, वो भी आपका बेंचमार्क आप खुद ही बनाते हो। आपने कुछ छोटे से एपिसोड को बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके देखना है, मतलब बहुत लोगों की आदत होती है, छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन उसको इतना मैग्नीफाई करके देखते हैं। सो इट्स इंटायरली अप टू यू। ये आपकी चॉइसेस भी, आपका नजरिया आपकी लाइफ डिसाइड करता है बहुत ज्यादा हद तक। तो ये कल सेम चीज कल के टॉक में भी ये तो दोबारा आई थी बात कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग है, ये आपकी सारी की सारी जिंदगी, आपकी स्टेट ऑफ लाइफ आपकी चॉइसेस पे ही डिपेंड करती है। योर करंट एंड टुडेज चॉइस डिसाइड्स योर टुमारो, आने वाला सारा समय। और जब उन्होंने कहा कि अब ये सही कैसे लेना है डिसीजन, ये कैसे होगा, उसके लिए एकमात्र टूल कि आपको पता हो सही और गलत, जो अगर सीखना है वो मेडिटेशन ही है। उसके अलावा जो बहुत सारे हैं कि हाँ हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब बाय प्रोडक्ट्स हैं, साइड साइड की चीजें हैं। लेकिन अगर आपने एज विद इन सो विदाउट, जो अंदर है वही बाहर है, उसके लिए आपको अंदर ही जाना पड़ेगा, अंदर ही टटोलना पड़ेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने कहा कि एक साइलेंट रिट्रीट अपने लिए जरूर 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 करो, एवरी टाइम एवरी डे। कुछ मिनट, कुछ पल अपने लिए जरूर निकालो, एकांत में बैठो जहाँ पे, और वो एक जगह सुनिश्चित करो, एक समय सुनिश्चित करो जब आपने बैठना हो उस जगह पे। वो आपकी जगह होनी चाहिए और वो आप ही का समय होना चाहिए। क्योंकि जब रोज एक ही जगह या एक समय पे आप बैठते हैं तो आपका माइंड भी ना बार 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 जब उस चीज को बार बार देखता है, उस जगह को बार बार देखता है, तो आप में वो एनर्जी उस जगह पे बहुत ज्यादा होती है। तो जल्दी आप भी कैच यूनिवर्सल एनर्जी से जल्दी कनेक्ट भी कर लेते हो। बॉडी आपकी उसी तरह से रिस्पॉन्ड भी, आप तुरंत जैसे उस जगह पे जाओगे, जैसे आपके मंदिर का कोना है, आप मंदिर में जाते हो तो जाते ही वो ऑरा कंप्लीटली चेंज होता है। ऐसे ही अगर
ये मुझे किसी ने पहले भी बताया था। तो मैं पहले क्या करती थी, अपना आसन लेके ही बैठती थी मैं। पूजा जैसे हमारा मंदिर है, तो मेरे मेरे आसन में कोई नहीं बैठ सकता था, मेरा अलग था। मेरा मेरा पूजा करने के समय दुपट्टा एक ही है, वो मैं कभी नहीं पहनूंगी इधर उधर, वो अलग ही रहता है। ऐसे ही आसन है, तो वो काफी टाइम मैंने फॉलो किया। फिर वो आसन चेंज हो गया, थोड़ा सा हम स्टूल ले आए तो स्टूल पे बैठना कंफर्टेबल हो गया। बट दैट वाज इम्पोर्टेंट। मैंने बहुत जगह सुना है कि अपना आसन किसी पे, जो पूजा वाला है उसको नहीं बैठने दो, अपने पूजा का दुपट्टा किसी को यूज नहीं करने दो, उसको अलग ही रखो। तो ये इम्पोर्टेंट है चीजें। उसमें एक ऑरा एनर्जी पैदा हो जाती है, विच हेल्प्स यू टू कनेक्ट जल्दी। सून आप कनेक्ट होते हो फिर अगेन जब बैठते हो दोबारा सिटिंग में। बहुत सारी चीजें थी कल के डिस्कोर्स में विच आई अदरवाइज हैव शेयर्ड, एंड हम फिर से दोबारा कभी बात करेंगे। आई वुड लाइक टू गिव इट ओवर टू अदर्स, दोज हु वांट टू शेयर। यस आसनिया, प्लीज गो अहेड। I had a long session today with someone for myself, and I found I was discussing the same things which we have heard in the book today. I got all my answers, and the second thing is, ये मेरे दिल से आ रही है आवाज कि ये जो अपनी बुक है, ये ना लिविंग है. दिस इज नॉट जस्ट अ बुक, इट एक्चुअली स्पीक्स. ये मुझे पहले से भी फील होता था, क्योंकि जब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है एंड आई नीड आंसर, आई यूज टू हैव इट ऑलवेज हैपन दैट मैं जंप मार जाती हूँ क्लास में और कुछ ना कुछ मेरे लिए ही निकलता है. आज तो मुझे ऐसे लग रहा है कि सच्ची में ये तो बोलती है. ये किताब तो इतना बोलती है. मैंने आज तक किताब, मैंने ये 2-3 खरीद के रखी हुई है, पर मैंने आज तक खुद से खोल के नहीं पढ़ी. बट आज मुझे फील हो रहा है कि मुझे जरूर खोल के बैठना चाहिए. ये भी एक रीजन है दैट आई लव वॉचिंग, कि जब भी क्लास है मैं आऊं. मैं अपनी बुक के बारे में ही आज बात कर रही थी कि यार 2023 में मैंने 20 कॉपीज बेच दी, 100-100 रुपए की. 2000 रुपए मेरी पॉकेट में आ चुके हैं, पर अभी तक मैंने बुक नहीं लिखी. पर डाउट इतने थे कि पता नहीं मैं लिखूंगी कोई पढ़ेगा मेरी कहानी, क्यों पढ़ेगा कोई. But now I'm listening that it is not me writing. It is that he is designing it through me. So who am I to write? Second, I had been doing astrology since 2005, और आज 25 हो रहा है. It's like ages now. बट स्टिल मैं अपना डिस्कोर्स जब निकालने लगती हूँ तो मैं नहीं कर पा रही थी. वो भी मुझे आ रहा था कि आई डोंट वांट टू गेट इनटू प्रोफेशनली, और मेरा था कि एस्ट्रोलॉजी प्लस हीलिंग जॉइंटली करके मैं हील करती हूँ. बट मुझे लगता था कि यार मैं कहीं गलत ना कर दूं. एंड आई एम फीलिंग एज एन गॉड इज स्पीकिंग थ्रू द बुक, एंड सो ब्यूटिफुली शीतल हैज एक्सप्लेन्ड इट, कि भाई क्या, कहाँ डाउट है, उसके ऊपर डाउट है, उसने करना है, वो आ रहा है, तुम्हारी अहम है कहाँ तुम, तुम्हारी ईगो क्यों आ रही, उसने करना है, उसने कराना है विद ऑल ग्रेस. आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि सच में ये तो यहाँ का फतूर है. इस फतूर को दूर करना जरूर है, और उसी से ही हमें उसका नूर है. हमें वो चीज एहसास होनी चाहिए. दिस इज सो ब्यूटिफुली, आई एम फीलिंग सो ब्लेस्ड टू बी हियर टुडे. एज इन लग रहा है The 2 महीने writer in बाद you आई हूँ. just spoke. The writer in you just spoke, confirming you are going to write this book, and we're cheering for you. Do write it. Yes, Yes, yes. sure. Thank Yes. you. Asniya, good wishes are always with you, and we're waiting for your final product to come out. Yeah, so true. Start Yes, I working on that. All right. thank you. Thank you. Thank you so much for listening me with all your open hearts. Thank Thank you for holding space. Thank you so much for sharing every story you have shared earlier also, and being vulnerable, being easily vulnerable on this platform. Um, I had felt it's a extended family, तुषार. मतलब हम लोग सिर्फ एक ही बार मिले अभी तक, बट mm, ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पे बहुत पता नहीं कितने जन्मों से इकट्ठे कर दिए गए हैं, कि नाउ सिट टुगेदर. बिकॉज जैसे उन्होंने एक लाइन बोली थी ना, कि हर शिष्य को, mm, तो मतलब हमें कहीं ना कहीं वी आर द चूजन वन, mm, जो हम यहाँ आते रहते हैं हर रोज. कोई कंपल्शन नहीं है, mm. बट वी स्टिल टेक टाइम आउट टू बी हियर, because he wants us to be here together to give support. True, true. That's Okay. right. And Tushar, please कल का प्रोग्राम बताना. I'll try to go by 7 o'clock in the morning. Yeah. पर अगर कोई I'll फॉर्म share वॉर्म it. तो नहीं है. It is a paid event, retreat है for 3 day. मैं पर आपको शेयर कुछ कर देती हूँ. I'll personally send you the message. I have the
entire schedule of the day, so I'll share it with you. ठीक है. Yeah, Thank you. right. Thank you, Asnia. Anyone else who would want to share today before we wind up, because it's already 8:15. I know शीतल शीतल की शक्ल बता रही है. All right, I think we must wind up then. Let's join our hands together for the concluding prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्. Om Shanti, Shanti, Shanti. Thank you so much, everyone, for showing up. Thank you. Consistent Thanks and all. staying. Thank Thank you. you. Good Thank night, you so much. Shubhratri, Thank you so everyone. much. Good Thank night. you. Good night. Yeah, good night, Shubhratri. Bye bye.